आप सभी लोगों को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री का अपना अगला लेक्चर। हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री में स्टीरियोकेमिकल रिलेशन पढ़ रहे हैं और स्टीरियोकेमिकल रिलेशन में हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार स्टीरियोआइसोमर्स में किस किस तरीके के रिलेशन दिए जा सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले ये जान लिया एनेंटियोमर्स क्या होते हैं जिनकी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होती है। फिर हमने ये जान लिया डायस्टेरोमर्स क्या होते हैं जहाँ पर जिनकी मिरर इमेज ही नहीं होती है। अब हमारे पास जो तीसरा कंपाउंड है वो उसका नाम होता है हमारे पास मीजो कंपाउंड, मतलब तीसरा रिलेशन जो है वह हमारे पास मीजो कंपाउंड्स का रिलेशन होता है। कौन सा कंपाउंड मीजो है या मीजो नहीं है, इस बात को आज हम समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके सामने मैंने डिफरेंट पॉइंट्स लिखे हैं, एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को समझेंगे और फिर हम बहुत सारे डिफरेंट एग्जांपल्स करेंगे। अभी तक आपको पुराने एग्जांपल्स में डायस्टेरोमर्स, एनेंटियोमर्स और आइडेंटिकल बहुत हद तक समझ में आ चुका है, लेकिन जहां पर दिक्कत होती है थोड़ी सी वो है एनेंटियोमर्स और आइडेंटिकल। जहां पर कुछ रोटेशन करके जो आपको एनेंटियोमर्स सा नजर आता है वह आइडेंटिकल बन जाता है। ठीक है, आप प्रैक्टिस धीमे धीमे करोगे तो वो चीजें और क्लैरिटी के साथ आ जाएंगी। अब हम बात करते हैं मीजो कंपाउंड्स की। देखो, सबसे पहले कोई भी कंपाउंड मीजो होने के लिए इसके पास दो कंडीशन होती हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है, देयर मस्ट बी मोर देन वन एसिमेट्रिक सेंटर। ये सबसे पहली कंडीशन है। किसी भी कंपाउंड जिसमें आप उसको मीजो कंपाउंड कहने की सोच रहे हो वहां पर उसके पास मोर देन वन एसिमेट्रिक सेंटर होना चाहिए। कम से कम दो एसिमेट्रिक सेंटर तो होने ही चाहिए। दो से ज्यादा हो सकते हैं वो बात डिफरेंट है, लेकिन एटलीस्ट टू एसिमेट्रिक सेंटर, टू कायरल सेंटर प्रेजेंट होने चाहिए। उसके बाद देयर मस्ट बी प्लेन ऑफ सिमेट्री इन द मॉलिक्यूल। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। उस मॉलिक्यूल में दो एसिमेट्रिक सेंटर तो एटलीस्ट हो, लेकिन उसके साथ साथ उस मॉलिक्यूल में आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट हो। तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल के आपको एग्जांपल को ही समझा देता हूं, हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं इस मॉलिक्यूल का कि जहां पर एटलीस्ट टू कायरल सेंटर हो। तो एग्जांपल ये है जो कि आपने पहले भी देख रखा है। यहाँ पर OH है, यहाँ पर H है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर H है और यहाँ पर COOH है। ठीक, क्लियर है। अगर मैं इस मॉलिक्यूल की मिरर इमेज बनाता हूं तो मिरर इमेज इस मॉलिक्यूल की आपको कैसे नजर आएगी। यहाँ पर आपके पास COOH है, यहाँ पर आपके पास OH H है, यहाँ पर आपके पास OH H है और यहाँ पर फिर आपके पास COOH। जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस मॉलिक्यूल की मिरर इमेज बनाता हूं तो ये इसकी मिरर इमेज है। अब सवाल ये है कि यह मॉलिक्यूल की जो मिरर इमेज है वह सुपर इम्पोजिबल है कि नॉन सुपर इम्पोजिबल है। तो आप जब इसको एज इट इज ऐसे उठा के इस पर रखने की कोशिश करोगे तो आपको क्या फील आ रहा है, इस H पर OH आ रहा है, इस H पर OH आ रहा है। तो आपको पहली बार में ये नजर आ सकता है ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है, लेकिन हमें पता है किसी भी मॉलिक्यूल में हम विद इन द प्लेन रोटेशन कर सकते हैं। अगर हम इसमें विद इन द प्लेन 180 डिग्री का रोटेशन करें, अगर हम इसमें विथ इन द प्लेन 180 डिग्री का रोटेशन करें तो हमारे पास वहां पर क्या हो जाएगा, यह मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोज हो जाएगा। हम बोलेंगे सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बन जाएगी और फाइनली यह आइडेंटिकल नजर आएगा। सुपर इम्पोजिबल का मतलब ही क्या है, एक तरीके से आइडेंटिकल। लेकिन ये आइडेंटिकल एक खास तरह का आइडेंटिकल है जिसमें अगर आप जरा ध्यान से देखोगे यहाँ पर कितने हैं, एटलीस्ट टू कायरल सेंटर हैं और यहाँ पर से अगर आप देखोगे तो यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री गुजरती हुई नजर आएगी। क्या आपको समझ में आया? इस पे टू कायरल सेंटर भी हैं और इस पे प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। इसका मतलब इस कंपाउंड को हम क्या कह सकते हैं, मीजो कंपाउंड। तो अब मीजो कंपाउंड की डेफिनेशन कहीं ना कहीं ये होती है, वह कंपाउंड, फिर से समझिएगा, वह कंपाउंड जहां पर एटलीस्ट टू एसिमेट्रिक सेंटर होते हैं, उसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होती है, तो पक्की बात है दुनिया में उसकी एक मिरर इमेज होगी और वह मिरर इमेज उसके साथ सुपर इम्पोजिबल होगी, आइडेंटिकल हो जाएगा ये उसके साथ। तो पहला तो ये हो गया। तो ये कंपाउंड मीजो कंपाउंड, ये बात समझ में आ रही है। और ये ऑलवेज अकायरल होते हैं। अकायरल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास सिमेट्री एलिमेंट मौजूद है, यहाँ पर आपके पास क्या है, POS मौजूद है और जहाँ पर POS मौजूद है इसका मतलब मिरर इमेज कैसी होगी, आपके पास
सुपर इम्पोजिबल होगी, और यदि मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, अकायरल होगा। ये बातें हमने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई हैं। तो देखो आपके पास एनेंटियोमर्स में क्या होता था, कायरल कायरल होता था, डायस्ट्रोमर्स में क्या होता था, कायरल कायरल भी हो सकते हैं, कायरल एकायरल भी हो सकते हैं, और एकायरल एकायरल भी हो सकते हैं, मतलब मे और मे नॉट भी कायरल हो सकते हैं, और लास्ट में मीसो में क्या है, ऑलवेज अकायरल होते हैं। तो तीन बातें यहां से निकल के आ रही है, फिर याद करो, एनेंटियोमर ऑलवेज कायरल, डायस्ट्रोमर मे और मे नॉट भी कायरल, उसी तरीके से मीजो कंपाउंड ऑलवेज अकायरल। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अगला पॉइंट क्या है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लेकिन इसका जो रीजन दिया है वो इंटरनल कंपनसेशन दिया है। अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो, पीछे क्लासेस में हम लोगों ने रेसमिक मिक्सचर पढ़ा था, जहां पर हमने बोला था यदि दो एनेंटियोमर्स को हम मिलाते हैं, इक्वल पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स लेते हैं इक्वल अमाउंट में, तो वहां पर पहले इंडिविजुअल जो एनेंटियोमर थे वो तो ऑप्टिकली एक्टिव थे, जो इंडिविजुअल एनेंटियोमर थे वो तो ऑप्टिकली एक्टिव थे, लेकिन जब उनको मिलाया गया इक्वल अमाउंट में तो वह ऑप्टिकली इनएक्टिव बन गया। क्यों? ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, क्योंकि बाहर से आप मिला रहे थे एनेंटियोमर एक, लेकिन यहां पर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है? ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। का मतलब समझो, देखो अगर आपके पास ये वाला जो पार्ट है ये अगर इस तरीके से रोटेट कर रहा है तो ये वाला इसका क्या है, मिरर इमेज है। जस्ट फील करो थोड़ा सा, ये इसका मिरर इमेज है, तो ये वाला पार्ट क्या करेगा, इसके जस्ट अपोजिट रोटेट करेगा। मतलब एक मॉलिक्यूल जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, इसका मतलब है अपने एक दूसरे पार्ट का मिरर इमेज होगा जो कि इक्वल पार्ट में बांटा गया है। तो अगर एक राइट में रोटेट कर रहा है तो दूसरा किस में करेगा, लेफ्ट में करेगा। तो ओवरऑल जिसमें नेट रोटेशन होगा वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो इसलिए क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। मतलब मॉलिक्यूल के अंदरूनी खुद ही अंदर मौजूद है, वह पार्ट मौजूद है जो कि क्या कर रहा है, कंपनसेट कर रहा है इंटरनली, है ना, 0 डिग्री कर रहा है। मतलब इस बात को ऐसे आप समझ सकते हो, आपके पास यहाँ पर इस तरीके से है, तो या तो आपके पास लाइट का डेविएशन ऐसा हो सकता है, या फिर आपके पास लाइट का डेविएशन कुछ ऐसा हो सकता है। जितना यहाँ पर हुआ है उतना ही यहाँ पर इस तरीके से होगा, और तो नेट आपके पास जो आ जाता है थीटा, वह कितना जाता है, 0 डिग्री, और इसीलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ये मौजूद है, मतलब बाहर से आपने कुछ मिलाया नहीं है। तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी सीधा आ जाता है, मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, एक्सटर्नल कंपनसेशन, बोथ और नन ऑफ दिस। इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा तो हम बोलेंगे इंटरनल कंपनसेशन की वजह से वह मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट, और जो कि आपको समझ में आएगा, मीजो कंपाउंड्स का कोई स्टेरोइसोमर नहीं होगा, क्योंकि मिरर इमेज क्या है, सुपर इम्पोजिबल। खुद देखो, हमें लग रहा है कि आपस में दोनों क्या है, स्टेरोइसोमर है, लेकिन ये आपस में दोनों कोई भी स्टेरोइसोमर नहीं है, क्योंकि ये जो मिरर इमेज है इसके साथ क्या कर रही है, सुपर इम्पोज कर रही है। इसीलिए मीजो कंपाउंड हमेशा दुनिया में क्या होगा, अकेला होगा, यूनिक होगा। आपको ये इतने पॉइंट उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, मीजो कंपाउंड का आइडिया लग चुका होगा। अब हम लोग अगले सेगमेंट में पढ़ते हैं, जहां पर मैं बहुत सारे डिफरेंट मॉलिक्यूल लिखूंगा। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कौन सा कंपाउंड मीजो कंपाउंड है या नहीं है। आपको हमेशा जब भी ये सवाल करना है तो सिर्फ आपको यहाँ कुछ देखने की जरूरत नहीं है, इन कंडीशंस पे ध्यान देना है। पहला, मोर देन वन एसिमेट्रिक सेंटर होना चाहिए, और दूसरा वहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होना ही होना चाहिए। तो आइए मैं कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स यहाँ लिखता हूं और आप बताइएगा कौन सा है कौन सा नहीं है। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं, ये हमारे सामने कुछ डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जिसमें आपको मीजो बताना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, मीजो देखने के लिए सिर्फ 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले, मोर देन वन एसिमेट्रिक सेंटर, इस तरीके से दर्शा रहा हूं, और आपके पास फिर क्या प्रेजेंट होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होना चाहिए। अगर कोई मॉलिक्यूल ये 2 कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब वह मॉलिक्यूल कैसा है, वह मॉलिक्यूल मीजो है। आइए स्टार्ट करते हैं पहले वाले मॉलिक्यूल से। जरा ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको एसिमेट्रिक सेंटर पहचानना है। यहाँ देखोगे तो ये अलग ग्रुप है, यहाँ पर H अलग ग्रुप है, यहाँ CH3 लगा है और ये अलग है, तो मतलब एक एसिमेट्रिक सेंटर यहाँ है, ऐसे ही एक एसिमेट्रिक सेंटर यहाँ है। तो सबसे पहली कंडीशन फुलफिल हो चुकी है, यहाँ पर 2 एसिमेट्रिक सेंटर है। अब इसमें क्या आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आ रही है। तो आप जरा ध्यान से देखोगे, अगर आप यहाँ बीचों बीच से अगर एक प्लेन लेके आओ,
यहाँ से मॉलिक्यूल को काटो तो ये दो इक्वल पार्ट्स में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है और ये एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है। तो हम कहेंगे ये मॉलिक्यूल आपके पास कैसा है, मीजो है। क्या आपको पहला मॉलिक्यूल समझ में आ चुका है, ये मीजो है। इस मॉलिक्यूल की बात करते हैं फिर से, देखो यहाँ वाला ये देखो, ये आपके पास एक एसिमेट्रिक सेंटर है, यहाँ पर भी एक एसिमेट्रिक सेंटर है। यहाँ पर पहली कंडीशन तो फुलफिल हो चुकी है, दोनों ही क्या है, एसिमेट्रिक सेंटर। लेकिन क्या आप इसमें ऐसा कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढ पा रहे हो जिसको आप प्लेन को डिवाइड करने से दो इक्वल पार्ट्स में आ जाए और एक दूसरे की मिरर इमेज हो? अगर आप यहाँ से काटने की कोशिश करोगे तो ये ऊपर है, ये नीचे है। यहाँ से काटोगे तो यहाँ पर तो है, यहाँ पर कुछ नहीं है। तो आप इसमें कोई भी POS नहीं ढूंढ पा रहे हो, इसीलिए ये मॉलिक्यूल मीजो नहीं है। बोलिए क्या समझ में आया? इतना अच्छे समझ में आ रहा है? इसकी बात करते हैं, फिर से समझते हैं। देखो जरा ध्यान समझना, एसिमेट्रिक सेंटर की बात करते हैं, ये वाला ग्रुप अलग है, ये वाला ग्रुप अलग है। जब हम थर्ड और फोर्थ ग्रुप को देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास एसिमेट्रिक सेंटर ही नहीं है। अगर आपके पास एसिमेट्रिक सेंटर ही जीरो है, इसका मतलब पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं है और यह मॉलिक्यूल मीजो नहीं है। बोलिए समझ में आ रहा है? एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। इस वाले मॉलिक्यूल की बात करते हैं, फिर से देखते हैं। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ CH3 है, यहाँ पर H है और यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर ये वाले ग्रुप अलग है। तो एक तो एसिमेट्रिक सेंटर यहाँ हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ देखो, यहाँ पर ये वाला CH3 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर H लगा हुआ है, यहाँ पर CH3 ये अलग है, तो एक एसिमेट्रिक सेंटर यहाँ हो जाएगा। इस मॉलिक्यूल में दो एसिमेट्रिक सेंटर हो चुके हैं, पहली कंडीशन फुलफिल हो चुकी है, एक से ज्यादा एसिमेट्रिक सेंटर होना चाहिए। अब अगर आप यहाँ से ऐसा प्लेन लेके आ जाओ, ऐसा प्लेन लेके आ जाओ, तो क्या ये प्लेन इसको दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रहा है, इक्वल कर रहा है? बिल्कुल। तो हम बोलेंगे ये क्या हो जाएगा, मीजो हो जाएगा। बस आराम से यही चीजों को ऑब्जर्व करना है। अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करता हूं तो देखो यहाँ पर ये भी आपके पास एसिमेट्रिक सेंटर है, ये भी आपके पास एसिमेट्रिक सेंटर है। आया नजर? नहीं आ रहा तो फिर से देखो, ये CH3 है, यहाँ पर क्या है आपके पास H है, यहाँ ग्रुप अलग होगा, यहाँ पे CH3 ग्रुप अलग होगा। ऐसा ही सेम कहानी इसके साथ चलेगा। एसिमेट्रिक सेंटर, क्या इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है? बिल्कुल। अगर आप यहाँ से लेके आओगे तो यहाँ से आपके पास क्या मिल जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो हम बोलेंगे यह मॉलिक्यूल भी आपके पास क्या है, मीजो कंपाउंड है। इसकी बात करते हैं, ये तो आराम से समझ में आ रहा है। एक से ज्यादा एसिमेट्रिक सेंटर होना चाहिए, तो यहाँ तो तीन एसिमेट्रिक सेंटर की आप बात कर सकते हो। ये अलग है, ये अलग, इस तरीके से एसिमेट्रिक सेंटर हैं। अगर आप यहाँ से प्लेन लेके आओ, इनके बीचों बीच से प्लेन लेके आओ, तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो इसलिए हम बोलेंगे यहाँ पर भी आपके पास मीजो कंपाउंड प्रेजेंट है। ठीक है, आ रहा है समझ में एकदम अच्छे से? इस वाले की बात करते हैं, फिर से समझो। आप जब मॉलिक्यूल को देखोगे इस तरीके से आ गया, जब एसिमेट्रिक सेंटर की बात करोगे तो ये सारे ही एसिमेट्रिक सेंटर होंगे। अगर आप यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री लेके आओगे तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो हम बोलेंगे यहाँ पर भी आपके पास मीजो प्रेजेंट है। बोलिए समझ में आ रहा है? इस वाले को देखो, यहाँ पर इस तरीके से है, ये भी आपके पास एसिमेट्रिक सेंटर मौजूद है। अगर आप यहाँ से खींचोगे तो ये भी आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री देगा। देखो कैसे, ये OH H रिफ्लेक्ट करेगा, ये H और ये OH रिफ्लेक्ट करेगा और ये CH3 के साथ करेगा। दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी आपके पास कैसा है, मीजो कंपाउंड है। इस वाले सवाल को देखते हैं, 9 नंबर सवाल को। बताओ इस वाले में कैसे होगा। अगर आप देखोगे सबसे पहले एसिमेट्रिक सेंटर ढूंढो। यहाँ पर ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, यहाँ जा रहे हो थर्ड और फोर्थ ग्रुप सेम आ रहे हैं, तो मतलब हम बोलेंगे यहाँ पर आपके पास कोई एसिमेट्रिक सेंटर ही नहीं है। अगर एसिमेट्रिक सेंटर ही जीरो है, इसका मतलब यहाँ कोई भी मीजो कंपाउंड प्रेजेंट नहीं है। इस वाले सवाल में देखते हैं, इस वाले सवाल में क्या होगा। फिर से वही सेम बातें, देखो जरा ध्यान से, ये वाला ग्रुप अलग है, यहाँ पे H ग्रुप अलग होगा, ये CH लगा है, यहाँ ये लगा है, एक एसिमेट्रिक सेंटर यहाँ है, एक एसिमेट्रिक सेंटर यहाँ है। अब अगर हम प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढते हैं तो सबसे पहले ये समझो, ये जो रिंग है और ये जो डबल बॉन्ड है, डिफरेंट प्लेन में कुछ ऐसे होंगे, डिफरेंट प्लेन में होंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप इस तरीके से भी होंगे तो उससे क्या दिक्कत है। ये H और H अगर डिफरेंट प्लेन में इनके साथ, तो आप तो यहाँ पर इस तरीके से प्लेन ऑफ सिमेट्री लेके आओ। बोलिए
दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, इससे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप बोलोगे यहाँ पर भी आपके पास मीजो कंपाउंड प्रेजेंट है। तो ये कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जिनके माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आखिरकार मीजो कंपाउंड्स होते ही क्या हैं। और कुछ मॉलिक्यूल है मेरे पास, उन मॉलिक्यूल को भी मैं यहाँ लिखता हूँ, आप बताइएगा कौन मीजो है या नहीं है। इस बार आपकी बारी है, आप पहले करके देखोगे, फिर मैं आपको इसके आंसर्स को बताऊंगा। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं इन मॉलिक्यूल की कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम इन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले यही मॉलिक्यूल से स्टार्ट करते हैं। क्या आपको इसमें एसिमेट्रिक सेंटर नजर आ रहे हैं? एक एक मॉलिक्यूल को टाइम देंगे हम लोग। तो देखो यहाँ पर आसानी से आप बोल सकते हो ये आपके पास क्या है, एसिमेट्रिक सेंटर है, मतलब पहली कंडीशन आपकी फुलफिल हो चुकी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। क्या आपको इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी? अगर आप यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री लाने की कोशिश करोगे तो ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, तो इसमें आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से यह कंपाउंड आपका मीजो नहीं है। बोलिए, समझ में आ गया एकदम अच्छे से? अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ इस वाले में, बताओ, सिंपल सी बात है, आपके पास ये वाला सेंटर और ये वाला सेंटर क्या है, एसिमेट्रिक सेंटर है। कैसे फील करो, ये वाला ग्रुप अलग, ये वाला ग्रुप अलग, ये वाला ग्रुप अलग और ये H अलग, ऐसे ही यहाँ पर एसिमेट्रिक सेंटर है। अगर मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करता हूँ तो आप आसानी से यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री इस तरीके से लेके आ सकते हो। बोलिए, समझ में आ रहा है? अगर इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है, इसका मतलब हम बोलेंगे ये आपके पास मीजो कंपाउंड है। बस अब स्पीड आ जाएगी, जैसे ही आप 10-15 क्वेश्चन कर लोगे ना तो आपको मीजो कंपाउंड देखने में स्पीड आएगी। अगर आपकी गलतियां होंगी तो सिर्फ दो जगह हो सकती हैं, या तो आप एसिमेट्रिक सेंटर ना पहचान पाओ, कहीं पर गलती से एक ही रह जाए और जबकि उसमें दो हो, या फिर आप प्लेन ऑफ सिमेट्री ना बता पाओ, ठीक है, ये वाली बातें हैं। तो अब इस वाले केस में देखते हैं यहाँ पर कैसे होगा। फिर से देखो, ये भी एसिमेट्रिक सेंटर है और यहाँ से भी आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री गुजरने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके पास क्या हो जाएगा, ये मीजो कंपाउंड हो जाएगा। इस वाले मॉलिक्यूल में देखो तो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये क्या है, एसिमेट्रिक सेंटर है आपके पास। कैसे समझो, ये वाला ग्रुप अलग, ये यहाँ पर अलग जाएगा, ये यहाँ पर अलग, ये यहाँ पर अलग, तो ऐसे ही सब जगह होगा। तो आपके पास यहाँ से जाएगी प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ से जाएगी, है ना। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एसिमेट्रिक सेंटर भी है, तो ये कंपाउंड भी क्या होगा, मीजो होगा। इस वाले केस में चेक करते हैं, देखो यहाँ पर एसिमेट्रिक सेंटर है, यहाँ पर भी एसिमेट्रिक सेंटर है, लेकिन ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, तो यहाँ पर आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलने वाली। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलने वाली, इसका मतलब ये मीजो कंपाउंड नहीं कहलाने वाला। इस वाले केस में बात करते हैं, इस वाले केस में क्या होगा, सिंपल सी बात, इसकी केमिस्ट्री भी, ये एसिमेट्रिक सेंटर है यहाँ पर आपके पास। अब क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी? अगर आप इस तरीके से करोगे तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रही, तो इसका मतलब ये मीजो नहीं है। लेकिन आपको सारी पॉसिबिलिटीज चेक करनी है। अगर आप यहाँ से एक प्लेन लेके आ जाओ, अब तो ये इसके साथ रिफ्लेक्ट करेगा। देखो, कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री में सिर्फ एक बार देखकर गलती नहीं करनी, आपको एक से ज्यादा बार ट्राई करना है, क्योंकि हमें पता है किसी भी मॉलिक्यूल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स हो सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालने के देखने के तरीके हो सकते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री एक ही होता है मॉलिक्यूल में, वो तो या होगा तो एक ही बार में नजर आएगा, नहीं होगा तो फिर नजर ही नहीं आने वाला। तो इसमें कंडीशन फुलफिल है, इसका मतलब ये कंपाउंड भी क्या है, मीजो है। इस वाले मॉलिक्यूल की बात करते हैं, ये थोड़ा सा देखने में ऐसा टिपिकल लगेगा, लेकिन अगर आप इसको ये ऐसे फील करो, यहाँ से डबल बॉन्ड के बीचों बीच से लेके जा रहे हो, बीचों बीच से, और ये ऊपर से लेके आ रहे हो और यहाँ से काट रहे हो, ऊपर वाला भी कट रहा है ना। अब ये 2D बोर्ड है, 3D चीज को समझाने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, लेकिन आप ऐसे फील करो ना, आप ऊपर से ऐसा कुछ चला रहे हो और यहाँ ये वाला पार्ट बीचों बीच से कट रहा है, ये वाला पार्ट भी बीचों बीच से कट रहा है, और यहाँ पर ये वाला भी आधा आधा कट रहा है, इस तरीके से, है ना। आप समझने के लिए ऐसे समझ सकते हो, ऐसे समझ सकते हो, इस तरीके से कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। एसिमेट्रिक सेंटर की बात करते हैं, ये जो सेंटर है ये एसिमेट्रिक सेंटर है, ये जो सेंटर है ये एसिमेट्रिक सेंटर है। कैसे? ये वाला ग्रुप अलग, ये वाला ग्रुप अलग, ये वाला ग्रुप अलग, और यहाँ पर H रहा होगा, यहाँ पर भी ऐसी कहानी है, तो हम बोलेंगे ये कंपाउंड कैसा है, मीजो है। नोरबॉर्नियन सिस्टम, है ना। इस वाले केस में ये तो इंटरेस्टिंग केस है, वैसे ही होगा एज इट इज, वही सेम वाला कहानी वाला। किसको इस बार यहाँ से काटना स्टार्ट करो, बीचों बीच से। जब आप बीचों बीच से मतलब काटोगे यहाँ से इस वाले से, तो ये दोनों पार्ट रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। अगर आपके पास कुछ ऐसा है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर ये है OH है, तो क्या आप यहाँ से इस तरीके से नहीं काट सकते हो? तो दोनों पार्ट्स क्या कर जाएंगे, रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, ठीक है। ऐसे काटो ना इस तरीके से,
तो ये दोनों पार्ट रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। तो इसका मतलब इसमें एसिमेट्रिक सेंटर भी है और ये रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। इस वाले केस में नहीं होने वाला, देखो ये कहाँ अलग अलग जा रहे हैं एकदम, तो ये इस बार मीजो कंपाउंड नहीं है। तो ये कुछ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको मुझे करवाने थे यहाँ पर। अब हम एक लास्ट और रिलेशन था आइडेंटिकल और होमोमर्स, उसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ क्या होते हैं आइडेंटिकल, किस तरीके से दिखते हैं, और फिर इन सभी को खत्म करने के बाद हम आरएस नेमिंग के कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिवाइज कर देते हैं कि कब आरएस नेमिंग क्या रहे तो हम किसको क्या माने। तो आइए अब हम लास्ट पार्ट देख लेते हैं हमारे पास आइडेंटिकल या फिर होमोमर्स, इनकी बात करते हैं। तो मैंने आपको ये बहुत अच्छे से सिखाया था कि वह मिरर इमेज जो कि आपस में सुपर इम्पोजिबल हो उन्हीं को आइडेंटिकल एक तरीके से कहते हैं। लेकिन बहुत दिक्कतें होती हैं ये पहचानने में, आपको पहले भी ऐसे क्वेश्चंस में दिक्कतें हुई थी। तो कैसे फाइंड करते हैं, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपके पास एक ऐसी शक्ति है कि आप किसी भी स्ट्रक्चर को दोनों में से किसी भी एंगल थीटा से रोटेट कर सकते हो। ये शक्ति है आपके पास। जब आप रोटेट करके देख लोगे फिर आप देखो क्या वह सुपर इम्पोज कर रहा है या नहीं कर रहा, किसी भी तरीके से कर सकते हो। वॉट एवर एंगल आपके पास जो आपके दिमाग में आ रहा है किसी भी तरीके से कर सकते हो। क्या वहां पर वह उस एंगल से रोटेट करने पर सुपर इम्पोज हो जा रहा है? अगर सुपर इम्पोज हो जा रहा है तो वह आइडेंटिकल है। और एक आरएस नेमिंग का भी कॉन्सेप्ट होता है, यदि आरएस नेमिंग 100% सेम हो, 100% सेम का मतलब R है तो R, S है तो S, RR है तो RR, SS है तो SS, RS है तो RS, इस तरीके से 100% सेम हो तो वह आइडेंटिकल होते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने जानबूझ के लिखे हैं ताकि आप इसमें समझो। ये सारे ही एग्जाम्पल आपस में क्या रिलेशन रखते हैं, आइडेंटिकल रखते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको मैं ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, मैं आपको बता रहा हूँ ये आइडेंटिकल है, ये आइडेंटिकल है, ये आइडेंटिकल है और ये आइडेंटिकल है। अब आपको ये सोचना है किस तरीके से इनको घुमा के देखें कि ये सुपर इम्पोज कर जाए। यार नहीं भी समझ में आ रहा तो आप देखो कि आइडेंटिकल के क्वेश्चन किस तरीके के टिपिकल बन सकते हैं। एक बात समझो, आपको मैंने इतने मतलब डिफरेंट हिस्टोकेमिकल रिलेशंस पढ़ाए जिसमें सबसे ज्यादा टिपिकल पार्ट आपको आइडेंटिकल ही लग रहा है। उसका रीजन ये है कि आप मिरर इमेज के कॉन्सेप्ट को तो समझ चुके हो कि मिरर इमेज है कि नहीं है, उसमें भी अगर थोड़ा सा अटक रहे हो तो दिक्कत आएगी। सुपर इम्पोजिबिलिटी में दिक्कत आ रही है आपको, अभी भी आपको घुमाने में और वो सब चीजों में दिक्कतें आ रही हैं। धीमे धीमे समय के साथ साथ इन टॉपिकों पे आपकी पकड़ होगी और आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगे। लेकिन अभी तक जितना भी हमने पढ़ लिया उससे आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। आप आरएस नेमिंग का एक एप्लीकेशन पार्ट यूज कर सकते हो। अगर अपोजिट आरएस नेमिंग है तो एनेंटियोमर्स होंगे, अगर 50% अपोजिट 50% सेम है तो डायस्ट्रोमर होंगे, अगर 100% सेम है तो आइडेंटिकल होंगे। इसका सहारा ले सकते हो। बाकी मीजो कंपाउंड तो मैंने आपको बता ही दिया बहुत अच्छे से किस तरीके से क्या होते हैं। ये हमारा यहाँ पर स्टीरियोकेमिकल रिलेशन वाला पार्ट होता है कंप्लीट। अब हम एक छोटा सा टॉपिक और है थ्रियो एंड इरिथ्रियो आइसोमर्स। एपीमर्स तो मैंने आपको बता ही दिया था। एपीमर्स क्या बताया था, जो डाइस्ट्रो आइसोमर है वह सिर्फ एक कार्बन के अलोंग वहां पर ग्रुप चेंजेस से जनरेट होता है, उसी को हम एपीमर कहते हैं। बाकी मैं नेचुरल प्रोडक्ट या फिर बायोमोलिक्यूल्स में बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा हिस्टोकेमिकल रिलेशन समझ में आ चुका है। एक नोट में हम लोग थ्रियो और इरिथ्रियो आइसोमर्स को भी कंप्लीट कर देते हैं। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं इस टॉपिक की, थ्रियो एंड इरिथ्रियो आइसोमर्स क्या होते हैं। देखो इस अंग्रेजी को आप बाद में पढ़ते रहना, बस मुझे जो एक बात आपको समझानी है आप इस बात को याद कर लो, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। TOES, टोस, जहां पर आपके पास जो T है वो T स्टैंड करता है थ्रियो, O स्टैंड करता है अपोजिट, E स्टैंड करता है इरिथ्रियो और S स्टैंड करता है से। बस ये बात आपको समझनी है अच्छे से और कुछ नहीं। अगर ये बात आपको समझ में आ रही तो मैं समझाना ही चाहता हूं कि जब भी आप कोई फिशर प्रोजेक्शन लो, देखो इस तरीके से R और यहां पर R डबल डैश है ना, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। यदि आपने कुछ ऐसा ले लिया AC और यहां पर B और B, और एक मॉलिक्यूल आपने ऐसा ले लिया R डबल डैश AB, यहां पे C। आप अगर जरा ध्यान से दोनों मॉलिक्यूल को देखोगे तो यहाँ पर इस वर्टिकल लाइन पर ये दोनों ग्रुप क्या आ रहे हैं, सेम साइड आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, सेम साइड। और जरा यहाँ पर आप देखोगे तो ये दोनों ग्रुप क्या आ रहे हैं, आपके अपोजिट साइड आ रहे हैं। बस इन्हीं को नाम दे दिया गया है। क्या बोला गया है यहाँ पर, when two like groups in Fisher projection formula drawn on the same vertical line, the isomer is called same vertical line।
ड्रॉ ऑन द सेम वर्टिकल लाइन, इफ दीज प्लेस्ड ऑन अपोजिट साइड तो उनको क्या कहते हैं, थ्रियो। अगर सेम साइड हो तो इसको हम बोलते हैं इरिथ्रियो, इरिथ्रियो। अगर अपोजिट साइड हो इसको हम बोलते हैं थ्रियो। यही तो मैंने लिखा है, थ्रियो मतलब अपोजिट और इरिथ्रियो मतलब सेम। इसको हम बोलते हैं थ्रियो एंड इरिथ्रियो आइसोमर्स। ये इरिथ्रियो है जब सेम साइड आ जाए और ये थ्रियो है जब अपोजिट साइड आ जाए। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, आप मुझे बताना CH3, यहाँ पर आपके पास C2H5, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Br। इस तरफ बात करते हैं CH3, यहाँ पर C2H5, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Br। अब आप देखो, खुद चेक करो, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर दोनों H क्या हैं, सेम साइड हैं, और यहाँ पर दोनों H क्या हैं, अपोजिट साइड हैं। यदि आपके पास दोनों H सेम साइड हैं तो अभी अभी हमने पढ़ा है सेम साइड के लिए क्या होता है, इरिथ्रियो। तो हम इसको कहेंगे इरिथ्रियो और इसको हम क्या कहेंगे, थ्रियो। बस इतनी ही बातें आपको पता होनी चाहिए। बोलिए, क्या आपको थ्रियो और इरिथ्रियो आइसोमर्स क्लियर हुए? तो बस आपको ये ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रखना है, तो आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर हमारा स्टीरियोकेमिकल रिलेशन होता है कंप्लीट। ठीक है, मैंने असाइनमेंट दिया था आपको पहले दूसरे, उस समय ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जहाँ पे आपको रिलेशंस वगैरह बताना होगा, और प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस भी आप ट्राई कीजिएगा, तो उसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बाकी मैं जब डिस्कशन कराऊंगा तो आपको उसमें सब समझ में आ जाएगा। एक लास्ट टॉपिक और है जहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे एनाइसोमेरिक एक्सिस, मतलब ऑप्टिकल प्योरिटी क्या होती है, और ऑप्टिकल रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन, ऑब्जर्व रोटेशन क्या होते हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं, और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।